होम लोन कैसे मिलेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे सस्ता होम लोन कैसे मिलेगा और होम लोन लेते वक्त आपको लाखों रुपए का फ़ायदा कैसे हो, ये भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आपका लाखों का फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं होम लोन कैसे मिलता है। जब कभी भी आप होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो दो तरीके के व्यक्ति होते हैं जो होम लोन के लिए आवेदन करते हैं। एक वो जो नौकरी करते हैं, या दूसरे जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कोई उनका अपना बिजनेस होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को सबमिट करने जरूरी हैं, जिसमें होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की, सैलरी स्लिप कम से कम 3 महीने की, और फॉर्म 16 जो है वो इनकम से संबंधित आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको सबमिट करना जरूरी होता है। कुछ केसेस के अंदर बैंक जो है आपसे ऑफिस आईडी भी डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होनी होती है आपके ऑफिस परमिसेस के ऊपर। तो आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की डिमांड की जाती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अपना कोई स्वरोजगार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो उस परिस्थिति में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 1 साल की, और इनकम टैक्स रिटर्न आपसे वैसे 2 साल की डिमांड करी जाती है, लेकिन कुछ बैंक या एनबीएफसी वो 1 साल की आईटीआर से भी अपना काम चला लेते हैं। तो आपके पास आईटीआर होनी जरूरी है। अगर आपके बिजनेस से संबंधित और भी दस्तावेज हैं, जैसे कि जीएसटी या उद्यम सर्टिफिकेट या कोई और ट्रेड लाइसेंस आपके पास है, तो जितना ज़्यादा आप सबमिट करेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बैंक आपका सबसे पहले सिबिल चेक करता है। आपने पास्ट में कोई लोन लिया है, नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो सिबिल -1 कहलाता है। आपने आज तक कोई भी उधारी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चलाया। लेकिन अगर आपने लिया है तो आपने उसका किस प्रकार से रीपेमेंट करी है, आपने ऑन टाइम करी है, नहीं करी, आपने क्रेडिट कार्ड का कोई इस्तेमाल किया, आप उसकी प्रॉपर बिल पेमेंट हर महीने करते हैं, पूरी करते हैं, कम करते हैं, मिनिमम करते हैं, ये सारा डाटा जो है उसके अंदर आता है। कोई आपने अदर कोई लोन ले रखा है, आप वो सारा का सारा डाटा जो है सिविल रिकॉर्ड में आता है। तो बैंक उससे भी आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री जब चेक करता है तो इसको बैंक को जो है आसानी होती है जज करने में कि आपको लोन देना है या नहीं देना। एलिजिबिलिटी, थर्ड पॉइंट की बात करूंगा मैं। एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसके अनुसार जितना आप लोन की डिमांड कर रहे हैं, क्या आप उस लोन को रीपेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 50,000 रुपये की आपकी सैलरी है, तो उस परिस्थिति में बैंक आपकी सैलरी का 50% तक की ईएमआई का आपको लोन दे सकता है। यानी कि अगर 50,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो 25,000 रुपये आपकी 50% जो सैलरी बनती है वो बनी 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये की ईएमआई तक का आपको होम लोन मिल सकता है। वो एक कॉमन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये की अगर आपकी ईएमआई है तो आपको 25 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है। यही क्राइटेरिया आपके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी होगा। उसकी इनकम कितनी है पर मंथ, जो उनकी आईटीआर से या अदर डॉक्यूमेंट से जज होता है, उसके अनुसार वो आपको जज करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, आपको हम कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं प्रॉपर्टी पेपर, यानी कि जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसको आप बाय होम लोन खरीदना चाह रहे हैं, उसके पेपर आपकी रजिस्ट्री जब होएगी उससे पहले के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटर्नी है या कोई और अदर डॉक्यूमेंट है, वो सारे के सारे जो है बैंक चेक करता है कि वो डॉक्यूमेंट जब वो वेरीफाई करता है कि प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। अगर लगता है बैंक को ट्रांजैक्शन कोई मिस है तो वो आपको बताता है कि ये वाले डॉक्यूमेंट की हमारे को नीड पड़ेगी। उसके बाद ही हम प्रॉपर्टी का जो है लीगल टर्म को ओके मानेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी हम लोन देने में सक्षम है। यानी बैंक इस बात को आपको कहेगा कि हम लोन देने में जब भी सक्षम होंगे जब प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल क्लियर होगा। उसके बाद जो है जो बैंक जो है वो थर्ड पार्टी जो है हायर कर रखी होती है बैंक ने, और वो करते क्या हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के परमिसेस पर जाते हैं, प्रॉपर्टी पर जाते हैं, वहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, और वहाँ पर उसकी मेजरमेंट करने के बाद एक्चुअल चेक करते हैं कि कितने जो है स्क्वायर मीटर में है, गज में है। क्यों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री में कितना एरिया लिखा हुआ है और मौके पर ऑन स्पॉट जो है प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा कवरेज के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंक वेरीफाई करता है और उसके बाद एक अमाउंट निकालता है कि प्रॉपर्टी की ये वैल्यू होगी। वो वैल्यू निकालने के बाद और प्रॉपर्टी का लीगल चेक करने के बाद ये आपकी चीज़ें अगले जो स्टेप पे जाती है उसको बोलते हैं पीडी। इसको मैं यूँ बोलूँ बैंकिंग भाषा में पीडी बोलते हैं, वैसे इसका मतलब होता है पर्सनल डिस्कशन। जो क्रेडिट मैनेजर हैं, जो आपके केस में जो असाइन किए गए हैं बैंक के द्वारा, वो आपसे डिस्कशन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके बिजनेस परमिसेस के ऊपर जाकर करते हैं। अगर जॉब करते हैं व्यक्ति जो होम लोन लेने वाले हैं तो उनसे टेलीफोनिक पीडी करी जाती है और उनसे बात करके
बेसिक ये जाना जाता है कि वो होम लोन लेने का मकसद क्या है, और अगर होम लोन ले रहे हैं तो उसमें उनकी इंटेंशन क्या है, क्या वो ईएमआई ऑन टाइम पे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक जस्ट क्लैरिफिकेशन होता है, क्रेडिट मैनेजर होते हैं उनको सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। अगर पीडी आपकी ओके हो गई, अप्रूवल जो है अगले स्टेप में बैंक जो है दे देता है। ये सारी चीज़ करने के बाद जो आपको जो फाइनेंस किया जाता है वो अधिक से अधिक प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक किया जाता है। इससे ऊपर बैंक फाइनेंस नहीं करता, तो यानी कि 10% आपको देना पड़ेगा। तो 10% जो आपने जिससे प्रॉपर्टी परचेज करने है उससे आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल बना रखा होगा, एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी, और उसके बाद वो आपको बैंक को सबमिट करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बैंक ये बोल देगा कि रजिस्ट्री की डेट जो है अब आप फाइनलाइज कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्री की डेट फाइनल कर लेते हैं, यानी कि रजिस्ट्री की डेट ले लेते हैं, तो उस समय जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो, और आप यानी प्रॉपर्टी होम लोन के द्वारा ले रहे हैं वो, और बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 3 व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है रजिस्ट्रार के सामने जो है सामने पेश होना होता है, और जो भी उनकी वहाँ की टेक्निकल कार्रवाई होती है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। उस परिस्थिति के अंदर होता क्या है कि प्रॉपर्टी के मालिक आप बन जाते हैं, और प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा है उसको वहाँ पर उनके पैसे मिल जाते हैं वाया डिमांड ड्राफ्ट या अदर डॉक्यूमेंट के द्वारा उनको पेमेंट उनकी मिल जाती है। और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं या 1 या 2 दिन बाद आते हैं, वो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक की कस्टडी में चले जाते हैं। तो ये होम लोन लेने का प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको होम लोन के अंदर जो है कैसे फ़ायदा हो सकता है, कि आपको सस्ते से सस्ता होम लोन कैसे मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी कभी आप होम लोन के लिए आप आवेदन करने की बात चल रही हो तो आपने डायरेक्ट आवेदन नहीं करना। पहले आपने 5-7 बैंकों या एनबीएफसी कंपनी के अंदर सर्च करना है, और अपने प्रोफाइल के हिसाब से अपने बैंक से डिस्कशन करना है, वहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करना है, उनको बुलाना है और उनसे अपने प्रोफाइल के बारे में सारी बात बतानी है, और बताकर उनको ये बताना है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से सस्ते से सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या दे सकते हैं। तो जब आप 4-5 बैंकों में डिस्कशन कर लेंगे, आपको जो लगेगा सबसे सस्ता आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, आपने वहाँ जाकर फिर अपनी फाइल प्रोसेस करनी है। दूसरे स्टेप के अंदर जब आपको सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आप कोशिश करें कि जब भी आप आवेदन करने वाले हो होम लोन का, उससे पहले अपने सिबिल स्कोर को जो है एक्सीलेंट रखें। अगर आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट होगा, अच्छा होगा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलना ही मिलना है, क्योंकि अच्छे सिबिल स्कोर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपका लाखों रुपए का फ़ायदा कैसे हो सकता है, वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स के द्वारा, कि जब भी कभी आप होम लोन के लिए आवेदन करें तो आपका फ़ायदा कैसे होगा इन कुछ पॉइंट्स के द्वारा। दोस्तों, जब कभी भी आप होम लोन के लिए आवेदन करने वाले हो तो कोशिश करें कि होम लोन जो होता है वो 20 साल के आसपास होता है। हालांकि कुछ बैंक या एनबीएफसी अब 30 साल भी दे रही हैं, लेकिन जनरली 20 साल के आसपास होते हैं। अगर आपकी क्षमता, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ईएमआई ज़्यादा बनवा लीजिए, टेनर कम कर लीजिए। टेनर कम करने से क्या होगा कि आपको लाखों रुपए का बचत होगा। यानी कि अगर आप जो 20 साल का टेनर के हिसाब से आप जो ईएमआई दे रहे हैं, अगर आप ईएमआई को इंक्रीज़ करवा लेते हैं और टेनर अपना 15 साल का करवा लेते हैं, तो आप देखेंगे टोटल लोन के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका लाखों रुपए का फ़ायदा यहाँ हो सकता है। दूसरे पॉइंट के अंदर, जब कभी भी आवेदन करें आप होम लोन के लिए, तो पहले ही कोशिश करें कि अपने सिविल स्कोर को एक्सीलेंट रखें। इससे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो होम लोन क्योंकि बड़े अमाउंट का होता है, अगर आपका 1-8% का भी अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो आपको लाखों रुपए का फ़ायदा टोटल में होता ही होता है। तीसरे पॉइंट के अंदर कोशिश करें कि जब आप रजिस्ट्री की बात चल रही हो तो रजिस्ट्री किसी महिला सदस्य के नाम करवाएं, क्योंकि वो उस जो रजिस्ट्री में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर भी जो है महिला के लिए कम खर्चा आता है। तो यहाँ पर भी आपका फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं अगले फ़ायदे की, आपको और कैसे लाखों रुपये का फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, प्रोसेसिंग फ़ीस जो बैंक आपसे चार्ज करता है वो नेगोशिएबल होती है। यानी कि अगर वो कुछ आधा % आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं या 1% ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपने सिविल स्कोर के अनुसार आप उनसे बोल सकते हैं कि आपके जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसको कम करें। तो आपकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग फ़ीस भी अगर कम होती है, क्योंकि लोन अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको यहाँ भी बेनिफिट अच्छा खासा मिलने वाला है। और क्योंकि बैंक इंश्योरेंस भी करता है, तो आपके टोटल लोन का जो अमाउंट होता है उसके साथ में इंश्योरेंस जब ऐड होगा तो वो डेफिनेटली आपके ही ऊपर बोझ पड़ता है। तो इंश्योरेंस के अंदर भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना प्रीमियम कम अमाउंट में करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको होम लोन के ऊपर लाखों रुपए बच सकते हैं। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।